आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या? लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग इसको यही कहते हैं। मतलब दो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स मतलब चर। ठीक है, वेरिएबल्स हमारा क्या होता है, तो x y z ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है? अब दो चर है, क्या है, दो चर है, तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स होगा, और दो वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं क्या, x और y को लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका हमारा जो समीकरण का जो रूप होगा, इसका आदर्श रूप जो होगा, आइडेंटिकल फॉर्म जो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, या फिर हम इसको अगर ये कहें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दो वेरिएबल्स आएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, कहीं कहीं तुमको वो भी दिखेगा फॉर्मूला, अगर वैसा दे दे तो घबराना नहीं। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी दे दे अगर तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैसा ही लिख सकते हैं जैसा ये है, बस काम वही होगा। ठीक है, इसका फॉर्म समझ गए। हम जैसे तुम लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं उसी के हिसाब से तुम लोगों को बताएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा। कुछ इसको समझने से पहले कुछ इसके बेसिक्स को समझते हैं कि इसका बेसिक्स आखिर कहता क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में या तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, या तो डिवाइड करने वाले हैं, या तो प्लस करने वाले, या तो माइनस करने वाले हैं। बस 4 चीज़ें हमारे पास करने के लिए, इस 4 चीज़ के अलावा और कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका बेसिक वेरिएबल्स का जो सम, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या फिर सम या फिर सब्सट्रैक्ट जो भी होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटी है हमारे पास। क्या है? सम आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी है, मतलब कुछ नियम है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यदि a बराबर b है ना, तो इसमें a में अगर हम c जोड़ते हैं तो b में भी हम c जोड़ेंगे। बोलते हैं ना कि दोनों तरफ जोड़ा जाता है, कोई भी चीज़ जोड़ा जाता है तो। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अगर यदि a बराबर b है, a में अगर c से गुना करेंगे तो b में भी हमको क्या करना होगा, c से गुना करना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे a बराबर क्या है, b है ना, तो a बराबर b है, तो यहाँ पे a में c से गुना किए तो b में भी c से गुना करना पड़ा, और ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये b c से c कट जाएगा तो बराबर बचेगा a बराबर b। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये क्या होता है, दोनों तरफ हम सेम चीज़ से गुना। यदि हमारा a बराबर b है तो हम a में अगर c से डिवाइड करते हैं तो b में भी c से डिवाइड करना पड़ेगा। हम घटाने का भी काम कर सकते हैं। यदि a बराबर b है तो a में से अगर c घटाएंगे तो b में से भी c घटाना पड़ेगा। मतलब साफ है, यहाँ पे समझना कि बराबर के इधर जो काम करेंगे वही काम बराबर के उधर करना पड़ेगा। जितना से जोड़ेंगे उतना उधर भी जोड़ना पड़ेगा, जितना घटाएंगे उधर उतना ही घटाना पड़ेगा, जितना इधर गुना करेंगे उतना ही उधर भी गुना करना पड़ेगा, जितना भाग देंगे उतना ही भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, कल एग्जाम्पल हम तुमको बताए थे कि उसमें दोनों एक्स वाले को बराबर करने के लिए उसके कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट मतलब उसका जो गुणांक होता है उससे क्या करना पड़ रहा था तुमको, उसमें से दोनों को गुना करना पड़ रहा था, उस सारा में गुना करना पड़ रहा था। देखे थे ना, जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 8 था और 3x प्लस 4y बराबर 16 था, ऐसे था ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको 3 से क्या करना पड़ रहा था, इस वाले इक्वेशन में
3 से पूरा में गुना करना पड़ रहा था, पड़ रहा था ना। यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे 3 से गुना करना था दूसरे वाले में बराबर करने के लिए, और इसके 2 से इसमें गुना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये देखिए, वो ये वाला से जब गुना किए हैं तो इधर भी गुना किए, इसमें भी गुना किए, और बराबर के इधर भी गुना किए ना। तो वही काम हो रहा है, यहाँ गुना करना था तो क्या किए, बराबर के इधर भी गुना किए, बराबर के उधर भी गुना किए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जो भी चीज़ गुना करना पड़ेगा, जो भी चीज़ भाग करना पड़ेगा, जोड़ या घटाव करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ करेंगे। ये बेसिक रूल है जो कि तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके हल की प्रकृति की बात करते हैं। इसका जो हल होगा, हल सॉल्यूशन जो होगा, हल की प्रकृति, ठीक है। हल की प्रकृति इसकी क्या होगी, तो पहला जो इसका कंडीशन दे रहा है, अनगिनत हल होगा यदि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए x और y का जो वैल्यू होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। तुम देख सकते हो जैसे कि x का मान 1 रखोगे तो y का मान कुछ और निकल जाएगा, फ्रैक्शन में निकले, डायरेक्ट निकले, लेकिन निकल जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो भी y का मान निकलेगा, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, कितना भी रखोगे y का मान निकलते चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी होल नंबर में ही होगा, ठीक है। होल नंबर में हो, प्राकृत संख्या हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में x का मान या इस इक्वेशन के लिए हमारा अनगिनत हल होगा यदि हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, तो वास्तविक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या के लिए हमेशा अनगिनत हल होता है। तुमको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इसका। दूसरा कह रहा है कि 2 चर, वही बात है, 2 चर अगर हमारे पास यहाँ पे चर क्या है, चर x और y है, तो x और y का मान क्या है, रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। वही दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अनगिनत हल नहीं होगा, सीमित हल होगा। क्या होगा, सीमित हल होगा, है ना। सीमित संख्या में हल कब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। सीमित संख्या में हल होगा यदि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो रियल नंबर है उसके जगह हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मतलब अगर x का मान हम 1 रखें तो y का मान हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ही कोई होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। प्राकृत संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो ऐसा हल जिसमें x का मान 1 रखे तो y का मान भी हमारा 1 2 3 4 में से ही कोई आ जाए, बटा उटा वाला नहीं आए, ठीक है। तो वो क्या होगा, नेचुरल होगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगर चर x y है, तो यह जो सीमित हल होगा किसके लिए होगा, नेचुरल नंबर के लिए। अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर आ रहा है, कोई एक मान नेचुरल आ रहा है, तो यहाँ पे डालोगे, हो सकता है कभी आ जाए नेचुरल, लेकिन कभी डालोगे तो कभी नहीं भी आ सकता। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये दे दिए, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 की जगह 8 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 8 ही ले रहे थे अभी तक, 8 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का मान अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 3y बराबर 8, तो 2 प्लस 3y बराबर 8, तो 3y बराबर 8 में से 2 गया तो 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 बराबर क्या, 2 आएगा आंसर। तो x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आया। तो ये तो नेचुरल आया। ये चर जो है x y, ये क्या आया हमारे पास, 1 और 2 आया, कोई दिक्कत। अब इसी इक्वेशन में, किस में, इसी में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 में x का मान अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है,
तो उस कंडीशन में 2 गुने 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 होगा। 2 दूना 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 होगा। 3y इज इक्वल टू 4 घट जाएगा तो 4 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो देख रहे हो ना कि इसी तरीके से नेचुरल नंबर नहीं आने वाला बहुत सारा आएगा। नेचुरल नंबर नहीं आने वाला बहुत सारा आएगा। मतलब अगर रियल नंबर पूछेगा तो रियल नंबर में तो ये तो रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या तो है ना। तो ये रियल नंबर है, मतलब ऐसा बहुत आएगा, रियल नंबर बहुत आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर सीमित होगा, 1 2 आकर के बंद हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो हल तुम्हारा 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है सीमित संख्या में हल होगा और एक होता है अनगिनत हल होगा। सीमित संख्या में जो हल होगा वहाँ पे x और y का मान यानी कि चर का मान दोनों क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में होगा, और अनगिनत हल होगा वहाँ पे वास्तविक संख्या में होगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। चल, 2 चर वाले समीकरण को हल करने की शर्तें, क्या क्या शर्तें आती हैं सो उसकी बात करते हैं, है ना। हमारे पास इक्वेशन वही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस ए बराबर वही है। कोई दिक्कत नहीं। हम एक बॉक्स बनाते हैं, है ना। शर्तें कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग, अब यहाँ पे इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। समझना, शर्त क्या है। पहला शर्त ये है कि a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ होगा। ठीक है, अगर बोले कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। हलों की संख्या, ठीक है, और प्रकृति उसका क्या, हल की प्रकृति, ठीक है, युग्म का नाम, है ना। अब बात करते हैं, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या आएगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति जो होगी हम 2 3 एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली नंबर बात कि आश्रित होंगी, आश्रित, संगत, संरेखी, ठीक है, और एक क्या होगा, संपाती। जो भी कहेगा बोलेगा कि अगर द्विघात समीकरण का 2 मतलब अगर द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण, बार बार द्विघात आ जा रहा है, बोलेगा कि अगर 2 चर के समीकरण में अगर हमारा जो मूल का प्रकृति मतलब हल की प्रकृति जो है वो संगत और क्या है, संपाती है या आश्रित है, तो इनमें से क्या सही है, तो वहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर आता है a बाई डी बराबर b बाई ई नॉट इक्वल टू c बाई एफ। ठीक है, जब ये ऐसा कंडीशन में रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। एक नंबरिया क्वेश्चन में खूब पूछता है, पिछला साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, आया था क्वेश्चन, ये सब देख करके आई थी, तुम लोगों को दिखाए थे, धड़ल्ले से पूछ ले था। हाँ। यही वाला सब एक नंबरिया क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन इससे तुमको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कोई हल नहीं बोल रहा है, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, विरोधी होगा, क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, और क्या होगा, असंगत होगा, संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है,
और तीसरा है हमारे पास ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई। यहाँ पे केवल एक हल होगा, क्या होगा? केवल एक हल होगा ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक हल होगा तो मतलब प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। ये क्या है? अविरोधी है, ठीक है। संगत है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। हो गया? तो प्रतिच्छेदी, अविरोधी और संगत आएगा। इसको पूरा रट लेना, तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का तुम बना लोगे केवल इसी के आधार पे, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि अगर a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ हो तो अनगिनत हल होते हैं। आश्रित, संगत, संरेखी और संपाती प्रकृति का होता है हल, ठीक है। अगर a बाई डी बराबर b बाई ई और नॉट इक्वल टू c बाई एफ तो कोई हल नहीं होगा, ये समांतर होगा, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर चला जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। विरोधी होगा और असंगत होगा। अगर बात करें a बाई डी b बाई ई, अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तो केवल एक हल होगा, मतलब एक जगह जाके कहीं एक दूसरे से मिलेंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे, मतलब एक ही जगह मिलेंगे, तो केवल एक हल होगा उसका, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी होगा। अविरोधी मतलब विरोध, एकदम विरोधी नहीं है कि नहीं भेंट करेंगे, मिलेगा एक जगह। और संगत होगा, संगत मतलब एक जगह मिल रहा है इसलिए संगत भी है ना। उसके हिसाब से वो चलेगा, उसके हिसाब से वो चलेगा, क्योंकि एक जगह तो मिलना है ना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो संगत भी होगा। खत्म हो गया। तो ग्राफ वाले सेक्शंस को और कुछ क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड उसको हम लोग अगले दिन बात करेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन पे तो बात कर ही लिए, एक एग्जाम्पल को सारा पे तो बना ही है, तो तुम लोगों को ऐसे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।